डियर स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि अरस्तू के समय यूनान के राज्यों के स्वरूप और संविधानों में शीघ्र परिवर्तन होने लगे थे। यह अस्थिरता और नित्य नई परिवर्तनशीलता यूनानी राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। प्रत्येक नगर राज्य विभिन्न शासन प्रणालियों, राजतंत्र, धनिक तंत्र, जनतंत्र, निरंकुश तंत्र आदि से गुजर चुका था। अतः स्वाभाविक था कि अरस्तु राजनीतिक स्थिरता के उपाय खोजता। उसने देखा था कि यूनान में ये जो परिवर्तन है वो निरंतर चल रहे हैं और कोई भी स्थिरता नहीं है। तो वो उसने सबसे पहले अपना जब विचार किस पर किया, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक स्थिरता पर उसने विचार किया। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स की किताब है उसकी 5वीं पुस्तक में क्रांतियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उसने इसके कारणों पर भी प्रकाश डाला है। क्रांति के प्रति अरस्तु के जो यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही विचारक ये मानते हैं कि अरस्तु ही वो पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक किया। तो हम पहले देखने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या तात्पर्य है। अरस्तु क्रांति संबंधी धारणा वर्तमान क्रांति संबंधी धारणा से बिल्कुल भिन्न है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ किसी विशेष युग और देश से संबंधित क्रांतियों से नहीं है। वह क्रांति का अर्थ उस रूप में नहीं लेता जिस अर्थ में वह फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को हम आज लेते हैं। उसके मत में किसी राज्य में जनता के किसी भी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम भी क्रांति नहीं है। तो फिर अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन, चाहे वो परिवर्तन छोटा हो चाहे वो परिवर्तन बड़ा हो। जरूरी नहीं कि संविधान पूर्णतः परिवर्तित हो, वो आंशिक भी हो सकता है। और इस आधार पर क्रांति के उसने 2 स्वरूप बताए, एक तो उसका व्यापक स्वरूप और दूसरा उसका सीमित स्वरूप। अरस्तु समाज में होने वाली उथल पुथल को थोड़ा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखता है। उसने अपने पॉलिटिक्स में 8 प्रकार की जो क्रांतियां हैं उसके बारे में उसने चर्चा की है। तो सबसे पहली जो उसने पहला प्रकार उसने बताया है वो है कुलीन तंत्रीय क्रांति। ये कुलीन तंत्रीय क्रांति क्या है? इसमें कुलीन व्यक्ति प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करके अपनी सरकार बना लेता है। तो ये क्या है? कुलीन तंत्रीय क्रांति है। दूसरा उसने प्रकार बताया लोकतंत्रीय क्रांति, कि समाज में अधिकांश लोग प्राय शुरू में निर्धन होते हैं, धनिकों की सरकार को समाप्त करके वो अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये कौन सी क्रांति है? लोकतंत्रीय क्रांति। तीसरी है पूर्ण क्रांति, कि एक संविधान में को समाप्त करके दूसरे संविधान की स्थापना करना। और चौथे प्रकार की क्रांति है आंशिक क्रांति, कि संविधान में आंशिक परिवर्तन किया जाता है। आज के अर्थ में हम इसको संवैधानिक संशोधन का नाम दे सकते हैं, कि जिस प्रकार हम संविधान में छोटा मोटा संवैधानिक संशोधन करते हैं वो किसमें अरस्तु ने उसको आंशिक क्रांति के रूप में परिभाषित किया है। 5वें प्रकार की क्रांति है हिंसक क्रांति, कि रक्तपात के द्वारा समाज में परिवर्तन करना, कि लड़ाई एक तरह से युद्ध का आधार, कि युद्ध के आधार पर परिवर्तन करना है, रक्तपात करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे पर कब्जा करना, ये हिंसक क्रांति है। एक है रक्तहीन क्रांति, कि जिसमें परिवर्तन तो होता है पर बिना हिंसा के होता है, किसी तरह का रक्तपात नहीं होता, किसी तरह की एक दूसरे पर हमला नहीं होता, बल्कि बिना रक्तपात के परिवर्तन करना। और 7वें प्रकार की क्रांति है व्यक्तिक क्रांति। इसका उद्देश्य किसी राजनेता से शक्ति छीनना या दल विशेष से शक्ति छीनकर अपने हासिल कर लेना, ये है व्यक्तिक क्रांति। और 8वें प्रकार का उसने क्रांति का जो प्रकार बताया है वो है अवैयक्तिक क्रांति। परिवर्तन तो होता है पर उसका उद्देश्य सत्ता छीनना नहीं होता, अवैयक्तिक है, जिसमें व्यक्तिक में तो कि सत्ता छीनना उद्देश्य होता है, शक्ति को छीनना उद्देश्य होता है, लेकिन अवैयक्तिक में शक्ति को छीनना उद्देश्य नहीं होता, मतलब सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता। परिवर्तन तो है, परिवर्तन व्यवस्था में यदि आक्रोश है तो परिवर्तन तो किया जाता है लेकिन सत्ता नहीं छीनी जाती। तो क्रांति के अरस्तु ने क्या क्या कारण बताए, ये तो क्रांति के प्रकारों पर उसने चर्चा करी। उसके बाद में उसने क्रांति के कारणों पर भी उसने चर्चा की। उसने क्रांति की चर्चा करते समय उन्हें 3 भागों में बांटा।
एक तो बताया उसने क्रांतियों के मूल कारण होते हैं, एक होते हैं क्रांतियों के सामान्य कारण, और तीसरे प्रकार के उसने बताए विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्रांति के क्या मूल कारण होते हैं। पहला प्रकार कि जो 3 भागों में उसने चर्चा की है क्रांति के कारणों की, तो क्रांति के जो मूल कारण क्या है कि अरस्तु क्रांति का कारण समानता की भावना को मानता है, मूल कारण। और समानता 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है संख्यात्मक समानता, एक होती है योग्यता संबंधी समानता। इसका मतलब है कि आनुपातिक समानता तो है, सभी मनुष्य इस बात से सहमत हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद हो सकता है। कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, इस प्रश्न पर हम मानते तो हैं कि न्याय क्या है, योग्यता के आधार पर, योग्यता के अनुपात में होता है। जो जितना योग्य है उसको उतना प्राप्त होना चाहिए, परंतु मनुष्य की व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो योग्यता के प्रश्न पर हर आदमी में मतभेद है कि कोई योग्यता का कोई दूसरा पैमाना मानता है, कोई योग्यता का अलग पैमाना मानता है। कि जब मनुष्य की दृष्टि में सभी समान है तो फिर अधिकार, धन, संपत्ति आदि में किसी भी विषमता न होकर, कोई भी विषमता न होकर क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। कि जब वो देखता है कि इसके अधिकार तो कम है तो वह असंतोष व्यक्त करता है। वो देखता है कि मैं हर दृष्टि से अच्छा हूँ फिर भी मेरे अधिकार कम है, तो असंतोष की भावना उसमें उत्पन्न होती है, और जब असंतोष की भावना विकराल रूप धारण कर लेती है तो वो क्रांति का कारण बन जाती है। इस प्रकार समानता की जो इच्छा है, मूल कारण उसका है क्रांति का कि समानता की इच्छा, और समानता की इच्छा जो है वही क्रांति का मूल कारण वो मानता है। दूसरे प्रकार के कारणों पर उसने चर्चा करी है कि क्रांति के सामान्य कारण, कि सामान्य कारण क्रांति के कौन कौन से होते हैं। कि एक तो शासकों की धृष्टता और लाभ की भावना। शासक वर्ग वर्गहित की चिंता नहीं करता, जनहित की चिंता नहीं करता, अपने घर बनने में लगे रहते हैं। जनता से उनके विरुद्ध असंतोष, जिससे जनता में असंतोष भड़क जाता है और उग्र होकर वो क्रांति कर देते हैं। दूसरा सामान्य कारण क्या है, सम्मान की लालसा। सम्मान पाने की इच्छा सभी की होती है, लेकिन इस मामले में शासक वर्ग का असामान्य व्यवहार असंतुष्ट लोगों में क्रांति की भावना को जन्म देता है। तीसरा है श्रेष्ठता की भावना। जब समाज में कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपने धन और कुलीनता के आधार पर शासन को हथियाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे जनता के में क्या कर देते हैं, क्रांति के बीजों को बो देते हैं। तीसरा घृणा। चौथा घृणा राज्य क्रांति को जन्म देती है। शासित वर्ग शासक वर्ग से उसके व्यवहार के कारण घृणा करने लगता है और ये घृणा क्रांति को जन्म देती है। एक कारण है सामान्य कारण भय। भय 2 प्रकार से क्रांतियों के लिए बाध्य करता है। अपराधी दंड से बचने के लिए विद्रोह करते हैं, यह भय कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा और उसके प्रतिकार स्वरूप वो क्रांति करते हैं, ये भी एक भय है। तो अविश्वास, भय क्रांति को जन्म देता है। एक होता है द्वेष की भावना। राज्य अधिकारियों के पारस्परिक द्वेष भाव क्रांति को जन्म देते हैं। अशिष्ट व्यवहार, स्वार्थ भावना से पीड़ित होकर द्वेष भावना रखते हैं, और जब ये तीव्र हो जाती है तो क्या है, क्रांति का जन्म होता है। 8वां प्रकार है जातियों की विभिन्नता। विभिन्न जातियों के लोग सरलता से राज्य के अनुकूल नहीं बनाए जा सकते। जाति विभिन्नता समाज में एकता की भावना को नहीं पनपने देती, जिससे राज्य में द्वेष, कलह, फूट के बीज विद्यमान रहते हैं और वो धीरे धीरे क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं। 9वां कारण है राज्य के किसी अंग में अनुपात से अधिक वृद्धि। राज्य के किसी भाग में तो भौगोलिक दृष्टि अच्छी होती है और उसकी वृद्धि होती रहती है, जबकि दूसरे जो राज्य हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता, तो उनमें द्वेष की भावना आती है और ये क्रांति का कारण बन जाता है। एक है निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। क्रांति का जो सामान्य कारण है कि निर्वाचन के समय कई हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे द्वेष भावना में वृद्धि होती है, और ये षड्यंत्रकारी जो विस्फोट होता है तो क्रांति के रूप में होता है।
फिर एक कारण है अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम मानते हैं, सभी वस्तुओं में परिवर्तन होते रहते हैं, और इससे अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा कालांतर में जो वो होते हैं वो क्रांति को जन्म देते हैं। विदेशों के आने की खुली छूट, कि विदेशी यदि बार बार हमारे देश में आएंगे और उनको महत्व दिया जाएगा तो वो क्रांति का जन्म देते हैं। फिर है पारिवारिक विवाद। परिवारों में जो धन संपत्ति द्वेष ईर्ष्या आदि पनपते हैं वो पारिवारिक विवाद को जन्म देते हैं। शासक वर्ग की लापरवाही, राजद्रोहियों को महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया जाता है। जो सामान्य जनता उन्हें देखती है तो मौका देकर वो क्या कर देती है, क्रांति कर देती है। मध्यम वर्ग का अभाव। मध्यम वर्ग समाज में संतुलन कायम करने में सहायक होता है। यदि मध्यम वर्ग समाप्त हो जाता है तो दोनों वर्गों के बीच की खाई बढ़ती जाती है और वो क्रांति हो जाती है, जो क्रांति करने में सहायक है। एक क्रांति का सामान्य कारण है शक्ति संतुलन, कि राज्य में विभिन्न विरोधी वर्गों में शक्ति संतुलन भी क्रांति को जन्म देता है। शक्ति अधिक पाने की लालसा दोनों को विद्रोह की ओर धकेलती है, उकसाती है, और जो कि क्रांति को जन्म देता है। धन्यवाद। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगले जो हमारा व्याख्यान है उसमें हम क्रांति के जो तीसरे प्रकार हैं, विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के क्या क्या कारण हैं, उनसे बचने के क्या उपाय हैं, इन पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।